अभी मैं हाल ही में अमेठी गया हुआ था और एक मोहल्ले में बैठा हुआ था, तो ऐसी बातें चर्चा होने लगी कि आप नकारात्मक चीज़ों पर बात करते हैं, भूत प्रेतात्माओं की जो वीडियोज होती हैं उन पर बात करते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसी बातें हैं आपके लायक, अगर आप चाहें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, जब भी ये कुछ ऐसा हॉरर होता है तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है जानने में, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी किया करता हूँ और मैंने कई सारी चीज़ें महसूस भी करी है। लेकिन जब मैं अमेठी के अंदर उनके परिवार के बीच में बैठा हुआ था, जिसकी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, परिवार ने मतलब मोहल्ले में बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मेरे मोहल्ले में एक ऐसा घर है जो घर सच में बहुत अच्छा नहीं है। उस घर में कुछ तो है। उस घर में कोई एक महिला की आत्मा उनको दिखाई पड़ती है। हालांकि वो आत्मा इन लोगों के साथ कभी गलत नहीं करी, जो मोहल्ले के लोगों ने बताया मुझे, लेकिन जिस घर की बात कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है कि इस आत्मा के जरिए उनके घर के सारे सदस्य खत्म हो गए। सिर्फ एक बूढ़ा बचा हुआ था, बहुत ही नेकदिल इंसान था। वो भी अभी हाल ही में उनकी भी डेथ हो गई। और जब वो डेथ पर गए हुए थे, जब अर्थी पर उनको रखा गया था, तो कहते कि हल्की सी बारिश होने लगी थी। उस बारिश ने उस अर्थी को हल्का भिगो दिया था और वो पूर्ण रूप से अर्थी जल भी नहीं पाई थी। वो अधजली सी वो लाश आज भी इन लोगों के मोहल्ले में जितने भी सदस्य हैं उनकी आंखों के सामने प्रतीत हुआ करती है। तो बहुत कुछ ऐसा था जो डरावना था, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दरअसल वही अमेठी में जो ये परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, जिस परिवार के अंदर असल में कुछ हुआ था, रामकिशोर नाम का एक आदमी था। बचपन से ये लड़का थोड़ा सा, आप ऐसा नोटिस करो कि एक ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा पागल हो, गुस्सैल बहुत ज़्यादा हो, हर चीज़ पे उखड़ जाता हो, हर चीज़ से मतलब मनमुटाव कर लेना, लड़ाई कर देना, बेवजह मार देना, थोड़ा गुंडाई प्रवृत्ति का आदमी, अपनी ही बात पर अडिग रहना, कह दिया तो वो करेंगे और चाहे जो हो जाए। कई बार इसकी शिकायतें, ओरहन जो बोला जाता है, शिकायतें वगैरह मोहल्ले में आया करती थी कि तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, तुम्हारे लड़के ने उनको मार दिया, तुम्हारा लड़का इतना बदतमीज़ है, ये वो। तो इनका घर भी बड़ा परेशान रहता। हालांकि घर के अंदर जो इनके मम्मी पापा थे, सही परिवार सही था, और जो उनके दादाजी दादी जी थे वो भी सब लोग सही थे, सुपरिवार थे, अच्छे से रहते थे, लोगों के बीच में एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये लड़का इनका पैदा हो गया। तो ये जो रामकिशोर, मतलब रामकिशोर के ऐसे चर्चे अक्सर आया करते थे। कभी किसी को मार दिया, बैडमिंटन बैट वगैरह खेला करता था, उसमें भी किसी की लड़ाई हो जाया करती थी। तो बदतमीज एक लड़का था एक तरीके से। माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश करी। एक सामाजिक प्रतिष्ठा से भरा वो परिवार जब अपने बिगड़े हुए बच्चे की ओरहान शिकायतें लोगों से सुनता है तो उसका दिल बड़ा कचूटता है, रोता है वो, और वो बार बार समझाने की कोशिश करता वो परिवार अपने उस बेटे रामकिशोर को। फिर हालातों पर डाल देता। पता नहीं कौन सी करमजली फूटी किस्मत थी जब मुझे मिला। कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे 20-21 साल का लड़का हो गया। जहाँ मोहल्ले के कई अदर लोग काम करने के लिए जाया करते थे, कुछ पैसा कमाते थे, तो घर का थोड़ा सा वजन हल्का करते थे, वहीं पर ये रामकिशोर और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाता रहता था। बाप के ऊपर चिल्ला देना, माँ के ऊपर चिल्ला देना, ये बातें आखिर कब तक चलती। तो इनकी बुआ थी, तो बुआ ने बोला कि इसकी शादी करा दो। इसकी बहन भी है, बहन भी सुशील है, श्रेया नाम की लड़की है, सुशील है, सब कुछ सही करती है। और बहुत बार इसने झेला अपने भाई को, वो मार दिया करता था, गाली दिया करता था बहन को। जहाँ एक भाई अपने बहन की रक्षा करे, वहीं सोच कर देखो एक भाई है जो पूरे समाज के अंदर अपनी बहन को गाली दे देता हो, मार देता हो। बहन भी इससे बहुत डरती थी। ये परिवार एक तरीके से पता नहीं क्यों इसके ऊपर कोई श्राप था रामकिशोर का, जैसे रामकिशोर नाम का कोई इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो परिवार पर। बहुत संभालते पर रामकिशोर संभालने से रहा। तो बुआ ने इनकी बताया, मतलब श्रेया की बुआ ने, तो इनकी तो बहन ही हुई इनके पापा की, तो बैठकी हुई, बोले कि इनकी शादी करा दो। शादी में अगर जो लड़की आती है, हो सकता हो कि शादी के बाद चीज़ें सही हो जाएं। अच्छा, बूढ़े बुजुर्गों का एक ही होता है कि अगर कुछ ना हो रहा लड़के की शादी करा दो, तो शादी आएगी, बीबी आएगी, सुधार देगी खुदाई। तो सब लोगों को प्लान सेट हुआ। तो रामकिशोर को बताया कि भैया तुम्हारी शादी सोच रहे हैं कराने को। तो रामकिशोर का, हैं अभी क्या शादी कर लेंगे, शादी वादी नहीं करना हमको, उल्टा सीधा जवाब दिया। लेकिन बड़े समझाने के बाद रामकिशोर इस चीज़ को मान गया कि चलो ठीक है, शादी, हाँ ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो शादी कर लेंगे, लेकिन मुझको ये मत सोचना कि मैं पत्नी के साथ रहूँगा। तुम लोगों के मन की वजह से कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें लाभ नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा। वो आएगी तो पड़ी रहे घर में, मुझे कोई मतलब नहीं। घर वाले कहते हैं कि भैया बीबी जब आती है तब सब सही हो जाता। अभी जो तुम्हारा रवैया है साना, जब पत्नी आएगी साथ में रहेगी सब सही हो जाएगा।
तो रामकिशोर कहता ठीक है। अच्छा धुला हुआ देखा गया, देखा हुआ क्या लड़के 4-5। अब लड़की देखोगे क्या? तुम्हारा लड़का जब बदतमीज हो तो लड़की में क्या देखोगे? कोई भी लड़की मिलेगी, सब चलेंगी। तो वैसे ही इनको एक मतलब अपने से थोड़ा सा गरीब परिवार मिला। अच्छा अपने से बड़े परिवार में कर नहीं सकते थे क्योंकि वो वाले इनको सुना देते हैं, बराबर में करते तो इनको लिप देते हैं। थोड़ा गरीब खानदान की लड़की को देखा जो इनसे बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जब वह बात रखी गई, वो जो लड़की थे उनके पिताजी बड़े खुश हुए कि एक अच्छे घराने में हमारा मतलब रिश्ता हो रहा है। उनके इस बारे में नहीं पता था कि रामकिशोर ऐसा इंसान है। तो वो आए, बड़े बुजुर्ग जब भी अपनी बिटिया को कहीं पर ब्याहते हैं तो आसपास के मोहल्ले या कहीं पर से पता लगाने की कोशिश करते कि आखिर लड़का है कैसा। पता लगाया तो कई लोगों का ये था कि रामकिशोर है सही नहीं, बदतमीज है, थोड़ा सा लड़ाई कर देता, मार देता है, गालियां तो देता अपने घर में। गरीब इंसान थे। पता चला कि दहेज भी नहीं लेंगे सामने वाले और लड़की को कुछ भी करना भी नहीं, आराम से शादी कर देना है। तो उस इंसान ने सोचा कि अरे वैसे भी शादी तो करना ही है कहीं ना कहीं, और फिर जिस तरीके की हमारी हालात है मुझे तो नहीं लगता कोई ढंग का परिवार मिलेगा। हो सकता हो कि रामकिशोर अभी इस तरीके का हो, क्या पता मेरी बिटिया जाए वहाँ पर सब सही हो जाए। एक आस में उन्होंने अपनी बिटिया की शादी रामकिशोर से करा दी। शादी हो जाती है। रामकिशोर इतना बदतमीज आदमी था कि मानो संदीप का जो मंडप होता शादी का, आप 7 फेरे लगाते हो, अगला 5 फेरे लगाता है। 7 वात पे नहीं जाना अपने को, और खुद भाग आया घर में। शादी हो गई है, दुल्हन को कोई और लाए, मैं नहीं लेके आऊँगा। अब इनके जो चाचा थे उनका एक लड़का था, सब लोग मतलब कि वो थे ही वहीं पर, सब लोग उस बिटिया को यहाँ पर लेकर आए घर में। बिटिया आती है, बहू आती है उनकी, घर के बाहर वो सब कलश वगैरह रखा जाता है, चावल वगैरह रखा जाता है, हल्का सा लात देना होता है। जैसे लात देता है तो कलश अपना लुढ़क जाता है और सामने रामस्वरूप, ये जो रामकिशोर है, ये चिल्लाता हुआ आता है, कहाँ से उसको लेकर चले आ रहा हूँ, भगाओ इसको यहाँ से। बेवजह वो उसके ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया, अपनी ही पत्नी के ऊपर। वाई सुहाग रात वगैरह था, सब कुछ था, पूरा कमरा सजाया गया था। अगला रामकिशोर उस लड़की के साथ उस कमरे में है जिसको वो जानता भी नहीं क्योंकि उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी, और आज वो लड़की उस लड़के के साथ में है जिसको कभी उसने न देखा, न जाना, न महसूस किया, और दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में है। रामकिशोर बड़ी बदतमीजी तरीके से उससे बात करता। लेट जा। क्या बैठी क्यों है? लेट। एक लड़की जो बेड पर बैठी हुई है और उसने कई सारे अपने सपने सजाए। लड़कियां सपने सजाती हैं कि मेरा पति होगा, जब शादी होगी, जो आज तक जिल्लतों को झेलती आई हूँ, अपने हमसफ़र के साथ उन चीज़ों को, उन यादों को बनाऊंगी जो कभी मैंने बनाया नहीं। एक अच्छा सपना सजाती एक लड़की। उस लड़की ने भी सजाया था, उसका पति होगा, बड़ी प्यार से रखेगा, राजकुमारियों जैसे रखेगा, एकदम रानी बना के रखेगा। बहुत सपने सजाए उसने, मेरा बेटा होगा, ये होगा, वो होगा। 2 मिनट के अंदर सारे सपने चकनाचूर हो गए जब उसने उसकी पकड़ कर टांग को खींचा और बोला, तू इसी लायक है और तू लेट। गंदे तरीके से बोला, जस्ट स्लैप मारा गाल। वो सुहागरात जो यादगार होनी चाहिए थी वो असल में यादगार हो गई, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, बहुत बुरे अंदाज में। और रामकिशोर उसके ऊपर सिर्फ जैसे हमला कर रहा हो, जैसे सामने कोई जानवर हो। वो पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही। उस रात उसके साथ सुहागरात भी मनाई, लेकिन वो बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से वो चिल्लाती रही और वो अपने आप को रोकता है। इस कदर रामकिशोर अपने आप का पागलपन उसके ऊपर दिखा रहा था, हैवानियत दिखा रहा था एक कदर। अगली सुबह होती है, गोवा लोगों की आदत होती है, खटखटा, बिटिया सब ठीक रहा। वो रो रही थी, उसकी गाल पे ऐसे से निशान था। बुआ ने देखा, उसकी बहन ने भी देखा, पर इन लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया उसके सामने। बिटिया ये क्या लगा? अच्छा गिर विर गई होगी, हो सकता हो रात में कोई कीड़ा वगैरह लगता चल गया। जान सब रही हैं कि मारी गई है, उसने मारा है, आवाज़ भी गई है बाहर। ये रात में सबने सुना था, चाहे वो श्रेया हो, चाहे वो उनकी बुआ हो, चाहे उनकी मम्मी हो। बूढ़े एक बुजुर्ग जो उनके ससुर थे वो दूर खाट पर थे, तबीयत हालांकि ख़राब थी कुछ, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, बोला, काहे शादी कराती हो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? अच्छी खासी अपने जीवन में थी ना वो। गालियाँ देते अपने लड़के को, हरामी को, डाल दिया उसके पीछे। वो मार रहा था रात में,
रोक नहीं पा रही थी तुम लोग। तो बोलती बढ़ो तुम शांत बैठो, एक तो शादी हुई है और अभी से तुम जो है हरकत कर रहे हो। अब शादी हो चुकी है, एक दो दिन मार रहा है, संभल जाएगा, रोज थोड़ी मारेगा। वो किनारे जो रामकिशोर को लेकर जाती हैं इनकी मम्मी, बोलती बेटा ये काम मत करो, अभी शादी हुई है और इस तरीके की हरकत करोगे तो समाज में बदनामी होगी। तो शर्म नहीं है ये? मार रहे थे जब पत्नी को अपनी, वो पत्नी है तुम्हारी। रामकिशोर को कौन सी पत्नी? वो 2 कौड़ी की ऐसे लड़की, वो मेरी पत्नी बनेगी, औकात है उसकी, ऐसी तो मैं कितने को घुमा दूँ। और तुमने दिया था ना, मैंने तो नहीं कहा था लाने के लिए, दिया है तो झेलो। ज़्यादा अगर दर्द पैदा हो रहा है तो कल से मत भेजना मेरे पास, अपने पास लिटाओ। चिल्लाया, थोड़ा सा झपटा, माँ को 1-2 गालियाँ सुनाई बढ़िया। जब तक वो आ गई, बुआ ने उसको तमीज नहीं, तुमको क्या बात कर रहे हो, इस तरीके से कोई बात करता है? बुआ तुम तो चली ही जाओ, अगर हमारा हाथ उठ गया तो सही नहीं होगा बुआ। फिर बुआ बोलती, वो तो जानती थी इनकी हरकतें सही हैं नहीं। वो भी अपना बुरिया बिस्तरा उठाई, भैया घर चलो, क्या पता पागल कहीं का इंसान है, मार मुर दे तो समाज में काम दिखाने आएंगे कि अपने आदमी ने मार दिया। तो बुआ उठाई, अपना सामान निकल गई। सब कुछ तो सही हो रहा था इनके घर में, लेकिन जो गलत हो रहा था सिर्फ उस लड़की के साथ। लगातार रामकिशोर उसको मारता, लगातार रामकिशोर उसको जलील करता, बहुत मारता। और जब वो शिकायत जो करती ना अपनी सास से, तो सास भी जली कटी सुनाती। एक हमारे पति को देख लो, जमाने से पालते चले हैं, साथ में रह रहे हैं, आज तक तो कभी नहीं हुआ। तेरे ही अंदर कुछ खोट होगी, काहे तू ज़्यादा चक्कर दे जबान लड़ाती है? इतना चक्कर जबान लड़ाएगी तो पति मारेगा ही। प्यार से रखो, मेरा लड़का इतना भी बुरा थोड़ी ना है, प्यार से रखो, अच्छे से रहो, सही हो जाएगा। रिश्ते हैं, बिगड़ जाते हैं, फिर बनाना पड़ता है। यही बात उनको बताती है। और इधर इनकी बहन जो इनकी नंद बनी है, वो भी कम नहीं है, वो भी बार बार सारे इल्जाम, भाभी ने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, देखो रोटी जला दी। बेचारी इतनी परेशान, जिसको रातों में मार पड़ी हो ना, वो तुम्हारी रोटी नहीं बना सकती सही तरीके से। और वो उधर उनकी रोटी जली है, रोटी सही नहीं है, सब्जी में नमक ज़्यादा है, इन चीज़ों पर चर्चा है। अब सोच कर देखिए वो परिवार की हालत क्या बताएं, उस लड़की की हालत, जिनके परिवार का मंजर ऐसा हो, वो कैसे अपने आप को सही तरीके से जीवित रखे। धीरे धीरे वो लड़की डिप्रेशन में जाने लगी, डिप्रेशन में चली जाने, उसको समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा, इन लोगों ने कभी उसके पिताजी से मिलने नहीं दिया। जब भी उनके पिताजी आते, एक तो गरीब थे, बाहर से ही मिल लेते थे, और इतना अच्छा परिवार, बात होती, बिटिया कहाँ है? अरे बिटिया थोड़ा तबीयत खराब है, अंदर है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से रह ही रही होगी, ठीक, अच्छा जा रहे हैं। तो पहले का आदमी बहुत ज़्यादा घुसता नहीं था, वो इस चीज़ पर बिलीव करता था कि ससुराल में बिटिया जो है बोझ होती है, और उसको अगर वहाँ पर है तो वहाँ से ना कुछ लाना है ना ज़्यादा रुकना है। तो बूढ़े लोग पहले इस मनसा पर रहते, तो ज़्यादा ससुराल वगैरह रुकते भी नहीं थे। बाहर से मिल लिया अपने ससुर इनके जो भी लगते अपने रिश्ते में, मिला, अपना निकल गया। तो कभी ज़्यादा अंदर तक तह तक जाने की कोशिश नहीं करी। और ये लड़की खिड़की से जाग कर देखा करती कि मेरे पिताजी आए हैं, और इस चीज़ को कोसा करती कि काश जो है मुझे पिताजी मुझसे एक बार बात करते, मेरे दर्द को समझते। जो एक वक्त के लिए कभी अपने घर पर इस चीज़ को कोसा करती थी खुद के मन में कि मेरे पापा गरीब हैं, मेरे लिए कुछ करते नहीं हैं, कम से कम आज उसको इस चीज़ का एहसास था वो गरीबी इससे 1000 गुना बहुत बेहतर थी, क्योंकि उनके पापा कभी उसको मारते नहीं थे, राजकुमारी की तरह रखते थे। भले ही खाने को कुछ चीज़ें थी, लेकिन जो थी वो संयम से, इज्जत से मिला करती थी। माँ खत्म हो गई थी बहुत समय पहले ही, तो माँ का कभी प्रेम नहीं मिला। सोचा था कि सास के रूप में नया प्रेम मिलेगा, पर सास ऐसी निकल गई। तो लड़की मन में मन कोस रही अपने आप को कि काश जीवन एक बार पलट जाए, काश एक बार मौका मिल जाए अपने जीवन में एक गलती सुधारने का, या एक चीज़ मौका मिल जाए मुझे यहाँ से निकल कर जाने का। लेकिन उनके घर वाले इतने हैवान थे कि उस लड़की को धमका कर रखते थे कि बाहर आवाज़ न जाए। कोई जैसे रिश्तेदार मिलता था ना कि नई नवीली दुल्हन आई, चलो मिलने चल के, तो मुंह का जो घूंघट होता था ढका के रखते थे कि कहीं मार पड़ी हुई जिस चेहरे पर निशान वो दिख ना जाए किसी इंसान को। पता नहीं क्या मनसा रही होगी उनकी कि किसी की लड़की को लेकर आकर इस कदर उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। समय और गुजरता जाता है, धीरे धीरे 8-9 महीने हो जाते हैं। 8वां महीना ही लगा था कि इसको बच्चा हो जाता है। वो परेशान लड़की, महिला, जिसने अभी तक इन सब चीज़ों को महसूस भी नहीं करा था, इतना वो जो दर्द होता था उसको, उस दर्द में भी रामकिशोर इसको मारता था, और उस दर्द में भी नंद की मनसा थी कि वो रोटी बनाए, और उसकी सास की मनसा थी कि ये झाड़ू लगाए। अब सोचो कि वो जो हालत थी ना इसकी, वो कैसा बीत रहा होगा इसका। मन ही मन सोचा करती थी कि मैं अपने बच्चे को ज़िंदगी नहीं दूंगी, मैं मार दूंगी अपने बच्चे को अपने कोख में ही।
मुझे ये ज़िंदगी अपने बच्चों को नहीं देना। तो जा रही थी, पानी खुद ही से उसने जो बाल्टी डाली हुई थी, बाल्टी से पानी, पहले मिट्टी का होता था, फर्श वगैरह तो थी नहीं, गारा वारा सब लगा, पानी डाला तो हल्का सा चिकनाहट हो जाता है। दौड़ते दौड़ते गई, उसी में फिसल गई, और फिसलने की वजह से एक कोख में जो बच्चा है आ गया। पता करा जाता है, पता चला कि अब इनके जो बच्चा नहीं होगा, जो बच्चा है वो गिर चुका है, गिरने की वजह से प्रॉब्लम आ गई है। मन में बड़ी खुश थी है, लेकिन उधर राम किशोर की जो माँ थी, इसकी सास, वो बहुत आग बबूला हो रही थी। पता नहीं किस करमजली को लेकर आई हूं मैं अपने घर में, एक बच्चा भी इससे ना हो पाया, अपने पति को ना संभाल पाती है, कोई काम धंधा नहीं करती है, जा तू मर जा कहीं पर, इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करती। पूरी जिंदगी नाश कर दी है मेरे बेटे की, आई है जब से पूरे हाय हाय मची है पूरे घर में। ये बातें इसके दिल में करोच रही थी। इसने सोचा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। इन लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया उसने कि एक रात उसने मन ठाना कि अब मुझे इस दुनिया से मुक्ति लेना है। वो लड़की जो बहुत अच्छी थी, आज उसने मन ठान लिया कि जब आज कोई नहीं होगा, मैं रात में एक बगल वाला जो कमरा जहाँ कोई नहीं आता है, वहाँ सामने कीला लगा हुआ है, उस कीले में अपनी साड़ी को टांगा, अपने फंदा मारा और छोड़ दिया नीचे कर रखा हुआ वो स्टूल वगैरह कुछ, और लटक गई उसी में। थोड़ी देर तड़पी, आंखें बाहर आई, जबान बाहर आई, शरीर धीरे धीरे शांत हो गया और उस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अगली सुबह सब लोग देख रहे हैं कि लड़की कहाँ, लड़की कहाँ। सारे कमरों में देखा तो एकदम से आवाज़ आई चिल्लाती हुई उसकी बहन की, अरे अरे भैया भैया देखो, भाभी लटकी है। तो देखा कि भाभी फंदे पर लटकी हुई। इन लोगों ने उतारा, उनका गरीब बाप भी बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं बाहर नहीं बताई कि वो लटकी है। उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, फिसल गई थी, और जो मिसगैरेज हो चुका था उसी की वजह से शायद कोई दिक्कत हुई और उनकी डेथ हो गई। अब गांव वगैरह वाले, जो पहले ऐसा तो था नहीं कि पुलिस थाना हो, एक एक चीज़ का रिपोर्टिंग हो, तो सब लोगों ने संवेदनाओं को रखा, सारी जो अंतिम संस्कार वाली क्रियाएं होती हैं वो सब किया, नहलाया धुलाया, अर्थी पर लिटाया गया। उधर गरीब बाप इनका बहुत रो रहा था, पत्नी भी नहीं, आज बेटी भी खत्म हो गई, पैर पकड़ रहा था। इस लड़की के ससुर के, मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक ऐसी लड़की दी तुमको जिसने तुम्हारे परिवार को सही तरीके से संभाला ही नहीं, पहले ही छोड़कर चली गई। रामकिशोर की कहीं और शादी करा देना। मैं बहुत अंदर से परेशान हूँ कि मेरी लड़की चली गई। माना कि मुझे दुख है, लेकिन उतना दुख आपको भी बहुत होगा, आप लोगों को भी बहुत होगा कि ये बिटिया चली गई, आप लोग कैसे करोगे। फिर बताओ, बेटा भी नहीं हो पाया, उसके पहले ही वो चली गई। तो मन में उनको ऐसा लग रहा था कि इनके परिवार वालों के साथ गलत हुआ, लेकिन उनके बूढ़े बाप को ये नहीं पता था, बिटिया के मतलब जो पापा थे, कि असल में इनकी बिटिया के साथ हालात क्या करी इन लोगों ने। वो मौत उसको मिली नहीं, उसने मौत खरीदा है, उसने मौत खुद से चुना है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बदतर हो चुकी थी उसकी। थोड़े दिनों के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, अंतिम संस्कार की क्रियाएं वगैरह हो जाती हैं, वो बाप भी अपने घर चले जाते हैं, ये भी अपने घर में आ जाते हैं, रामकिशोर धीरे धीरे शांत होने लगा। पहले जो रामकिशोर बहुत कूदा करता था, अब धीरे धीरे रामकिशोर के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिले। रामकिशोर, एक वक्त की बात है, रात में अपने कमरे में लेटा हुआ था, उस कमरे से अजीब से आवाज़ें आने लगी इनकी माँ को, जैसे कोई वहाँ पर हो और कोई बातें कर रहा हो, जैसे रामकिशोर से कोई झड़प कर रहा हो, कोई बहस कर रहा हो। और वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की थी, रामकिशोर की पत्नी की थी, और जैसे वो बहस कर रही थी उससे। जो आवाज़ आज तक इन लोगों ने कभी नहीं सुनी थी, सिर्फ मार पीट चीख चिल्लाने की सुनी थी, आज बतलाने की सुनी है। वो लड़ रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही कानों में, तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मेरे साथ गलत क्यों करा। वो लोग दरवाज़ा खटपटाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा। बगल में खिड़की थी, खिड़की से झाँक कर देखा तो इनका लड़का रामकिशोर वहीं पर खड़ा हुआ है और किसी से सामने बातचीत कर रहा है, और सामने कोई नहीं। ये पता नहीं इनके साथ क्या हुआ। अब इनको कुछ अजीब लगा, बोला रामकिशोर पगला गया। इनकी बहन बोली रामकिशोर की, इसको समझ में नहीं आ रहा है। दरवाज़ा खटखटाया बहुत तेज और धक्का मारा तो खुल गया। सामने रामकिशोर, वो कुछ मुंह से बड़बड़ कर रहा है। उसको पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर अकेले खड़े खड़े, किससे बतला रहे हो। तो बोलता है कि देखो सामने खड़ी है, ये बार बार डरा रही मुझको, बड़ी अजीब अजीब शक्ल बना रही है, पता नहीं क्या, ये बहुत गंदी लग रही देखने में, ये मुझको मार देगी, ये मुझसे लड़ रही बार बार, इसकी जबान बाहर है, बिल्कुल आंखें एकदम निकली हुई हैं,
माँ कहती है इसको लगता है कुछ तो पागलपन का सवार है। वो उसको लग रहा है कि शायद हो सकता हो कि पत्नी के प्रति ममता तो नहीं जग गई इसकी, इंसान की प्यार तो नहीं हो गया कहीं। तो बोलता है पागल हो गया क्या रामकिशोर, वो गई, कहाँ याद कर रहा हो उसको, सो जा। रामकिशोर कहता है नहीं वो गई नहीं, वो आ चुकी है, वो अपने घर में है और वो यहीं है, देखो वो खड़ी है और वो बार बार मुझसे बहस कर रही है कि तुमने मुझको क्यों मारा था। और मैं बार बार उसको मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता हूँ मेरा हाथ रुक जाता है। ये बातें इनकी माँ को और उनकी बेटी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कहे क्या रहा, पगला गया ऐसा लग रहा था। ये दोनों ने दरवाज़ा बंद किया, अंदर आ गए, बोले तुम सो जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ें आना चालू हुई, तुमने मुझे मारा क्यों, तुमने मुझे मारा क्यों। और उधर जो बूढ़ा ससुर था, रामकिशोर का पापा, बूढ़े हो चुके थे, खटिया पर लगे थे, उनको धीरे धीरे सब कुछ एहसास होने लगा कि इनके घर में सब चीज़ें सही नहीं चल रही। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, लेकिन उनके घर में वो लड़की की आवाज़ें आने लगी। वो लड़की जैसा लगता कि बात करती। वो लड़की बड़ी प्यारी थी। वो उनके बूढ़े जो ससुर थे ना उसको कभी गलत बोलते नहीं थे। अक्सर जब वो बिस्तर पर होते तो उनके लिए पानी दे देती, सर दबा देती, या कभी कुछ दिक्कत होती तो उनकी मदद कर देती, खाना वाना तुरंत पूछ लिया करती थी। तो जो बूढ़े थे उनके प्रेम था अपनी बहू के प्रति, लगाव था। बताओ चली गई बेचारी, इतनी अच्छी थी, हमारे लोगों ने उसको मार दिया। इनको पता था कि हमारे लोगों ने मारा, पर वो बूढ़ा बेचारा क्या करता, वो ना कहीं कह सकता है, ना कह दे तो समाज में बदनामी है, और ना कहे तो दिल के अंदर चुभन है। वो रोता और बार बार अपनी पत्नी को बोलता तुम लोगों ने उसके साथ गलत किया है ना, तुम सब भुगतोगे, तुम सब बर्बाद होगे, तुम सब मारे जाओगे। धीरे धीरे इनके घर में कुछ चीज़ें अजीब होने लगी। इनकी जो लड़की थी उसको मिर्गी आने लगी, उसको बेहोशी आने लगी। कई बार तो वो दौड़ती रहती घर के अंदर, यूं ही पता नहीं कहाँ। कई बार वो रातों में उठ जाती और बाहर चली जाती और फिर से वापस घर में आ जाया करती। कई बार इनके माँ को ऐसा एहसास होता जब वो घर में अकेली होती, उनको लगता कि कोई उनके आसपास है। एक बार तो अजब ही हो गया, इनकी जो लड़की थी और वो घर के अंदर अकेली थी। दरअसल ये सारे के सारे किसी पार्टी की वजह से रामकिशोर और उनकी पत्नी बाहर आए हुए थे, निमंत्रण आया था किसी की शादी का, और जो बूढ़े थे वो उधर खटिया में लेटे हुए थे। तो इनकी जो लड़की अंदर ही थी, तो दरवाजा बंद कर दिया, बोले कि कल सुबह आएंगे, आज तुम यहीं पर रुकना। तो जब अगले दिन सुबह आते हैं तो देखते क्या है कि इनके घर के अंदर खून पड़ा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ। और थोड़ी दूर पर नजर दौड़ाई, रामकिशोर ने देखा कि श्रेया की लाश पड़ी है, लड़की की, जो उनकी बहन थी। वो देखा क्या, ऐसा लग रहा है ऐसे कोई सर की जो मुंडी से मोड़ दिया किसी ने, पूरा पीछे प्रॉपर, ये वाली पूरे हाथ पैर को मरोड़ के एकदम किसी ने बांध दिया हो जैसे। वो मंजर इनके लिए बड़ा भयावह था। एक मौत इनके घर में हुई थी, दूसरी, और उसकी फिर अंतिम संस्कार की क्रियाएं करी गई। ये मौत कुछ और ही कह रही थी, क्योंकि ये सामान्य नहीं थी। अब तो ये मौत हर किसी को नजर आने लगी थी। एक मौत होती है लोगों के लिए सामान्य होती है, पर कई मौतें लोगों के लिए असामान्य हो जाती हैं। मोहल्लों में बातें होने लगी कि आखिर भला इसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है, पूरी मुंडी मुड़ी हो। बाद में मुड़ी जा रही तो मुड़ी भी नहीं, क्योंकि लाश जब ठंडी हो जाती है अकड़ जाती पूरी, और पैर भी ऐसे मुड़े उड़े, ऐसा लग रहा है कुछ सीधे नहीं करा हो जैसे। सामान्य मौत नहीं थी, वो मुंडी पूरी टेढ़ी ना, और ज़्यादा टेढ़ कर दो तो टूट जाए। मतलब एक ऐसी लाश आज मोहल्ले वालों ने जलाई है जिसकी मुंडी ही नीचे है, पैर एकदम मुड़े बंधे से जैसे। ये बात लोगों को पच नहीं रही थी, तो किसी ने ऐसे बड़े बुजुर्ग होते थोड़े से ठाठ वाले, का किए हो उसके साथ? रामकिशोर बोलते हैं किए क्या हो, ऐसी कभी मौत देखी है आज तक? बिटिया प्यारी बिटिया थी अपनी, उसको मार दिए तुम लोग। बोला कि बाबा क्या बात कर रहे हो, ज़्यादा अपना दिमाग ठंडा रखो थोड़ा। रात ही में हम लोग निकल चुके थे पार्टी में, ना मन हो फलाने गांव के फलाने जगह पर बुलवा आया था, जाके पता कर लेना वहां पर थे कि नहीं। और बुढ़ाओ ज़्यादा दिमाग ना चलाया करो, ज़्यादा दिमाग चलाना अपने घर को देखो जाके। तुम्हारे घर की बहू बेटियां कैसी हैं, बताओ तुम्हारे घर में क्या चलता है। मुंह बंद करो, चुपचाप निकल जाओ। अगली बार से अगर कुछ सुनने में आया ना, सोच लेना ये मेरा हाथ होगा तुम्हारा थोबड़ा। एक तो बात करना इसका अजब गंद बात करता था, कोई इसीलिए इससे बात नहीं करता था। अब बताओ, सामान्य तौर पर बूढ़े बुजुर्ग जिनकी कुछ तो अहमियत रहती ना समाज में, बेइज्जती हो गई बड़े समाज के अंदर। अब लोग उसको मुस्कुरा दिए, हंस दिए, कुछ लोग उसको संभाल न करे, लड़ाई उड़ाई, पता चल पागल है साला, मार वार न दे कहीं कुछ उठा के, उसको अंदर लेके गए। 13वीं वगैरह सब कुछ हो जाती कंप्लीट, लेकिन इनके घर में वो मंजर जा ही नहीं रहा था।
रामकिशोर ऐसा लगता कि किसी से बातचीत कर रहा है। पहले सीढ़ियाँ होती थी, लदुआ बना होता था ऊपर पूरा छप्पर का सा, तो सीढ़ी से जब भी ऐसा देखने में लगता है इनकी माँ को कि रामकिशोर सीढ़ी पर है रात के समय, और ऐसा लग रहा है कि कोई किसी से बातचीत कर रहा है और बात में सिर्फ वो झड़प कर रहा है किसी से। अपनी आंखों से उस रात में देख रही थी कि सीढ़ी पर खड़ा हुआ वो रामकिशोर छत के ऊपर किसी से बहस कर रहा हो जैसे, और अचानक किसी ने सीढ़ी का जो डंडे थे पकड़कर किसी ने बाहर की तरफ धक्का दिया, तो सीढ़ी उखड़कर इधर की तरफ आई और उस पर सबसे टॉप वाले डंडे पर खड़ा हुआ वो रामकिशोर धड़ाम से नीचे गिरा, और वहीं पर लगा हुआ था एक कीला। वो कीला झाम से एकदम बीच से घुसता हुआ एकदम से यहाँ से निकला। ये मौत रामकिशोर चिल्लाता रहा, बचा लो मुझे मार देगी। वो कीले से लिपटा हुआ रामकिशोर जैसे मरना नहीं चाह रहा हो, कोई उसको मरने न दे रहा हो, कोई बार बार उसके शरीर को मोड़ रहा हो जैसे, कोई बार बार उसके बालों को नोच रहा हो जैसे, थोड़े थोड़े से बालों को निकाल कर किनारे रख रहा हो। दिख नहीं रहा यहाँ पर कौन है, बस ऐसा दिख रहा है कि कुछ बाल को निकाला जा रहा है, सामने रखा जा रहा है, हाथ को निकाला जा रहा है, सामने रखा जा रहा है। अपनी आंखों के सामने उस औरत ने अपने बेटी की जो दुर्दशा देखी है शायद कोई देख ना पाए। सारे टांगे, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब निकाल कर से ढेर लगा दिया किसी ने। ऐसा मंजर, पूरे घर में खून ततर बतर, और बूढ़ा जो बाबा थे वो उधर सो रहे। ये आवाज देने की कोशिश कर रही उनको, पर आवाज निकल नहीं रही अंदर से। थोड़ी देर के बाद सब माहौल शांत हो गया, और अब रामकिशोर की लाश सीधा ढेर में तब्दील थी, और पूरे घर में सिर्फ खून ही खून था। अभी तो कुछ ही दिन बीते थे ना उनकी बहन के खत्म हुए, और आखिर ये मौत ये कैसे लोगों को बताएगी ये बूढ़ी। जाकर बूढ़े को हिलाती है, देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो गया, देखो जागो, उठो उठो उठो। तो उठते हैं बूढ़ा, बोले कि बोला ही था सब मरोगे, सब के सब मरोगे, वो आ चुकी है और मुझे वो दिखी है, मेरे पास आकर वो रोई है। उस रात मैं सोचा कि तुम लोगों को बता दूं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोगों को तुम्हारी जो दुर्दशा है वो अपनी आंखों से देखनी चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़की के साथ गलत किया है, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। ये जैसे उसको अंदर से पता चलता ना औरत को कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, मतलब मैंने गलत किया, उसका बदला ले रही है कोई, बहुत डर जाती है अंदर से। तो सोचती है कि अपने आप को सुरक्षित कर लूँ कैसे भी करके। तुरंत अपनी बिटिया को फ़ोन करती है जो कि वहाँ पर थी अपने ससुराल। फ़ोन करके वो भी आती है, पूरा माजरा सुनती है। अब सुने, और बगल में पड़ा है ढेर रामकिशोर का। ये बात बाहर नहीं निकाली जा रही है, तो कैसे क्या हो, बाहर निकाला जाए, अभी लोग तमाशा मना दे उस चीज़ का। पर थोड़ी देर, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, पहले तो बर्फ़ तो हुआ नहीं करती थी कि लाश से गंध ना आए, और अंदर रखी हुई कटी हुई लाश है। पूछा, माँ सही बताओ कि सच में वो है क्या कि तुमने काटा है? गुस्से में तो बोलती, पागल है क्या, इतना भी मेरे अंदर बूता नहीं है कि मैं इसको काट दूंगी। हालांकि वो था बदतमीज इतना, इसका मतलब ये तो नहीं कि मार मार के एकदम मार के काट का ढेर लगा दूंगी, दिमाग तुम भी लगाओ ना। तो बोलती, तो क्या करा जाए। गंध और ज्यादा तीक्ष्ण होने लगी, वो गंध अब मोहल्ले में जाने लगी। तो किसी ने ऐसे दरवाजा खटखटाया कि दादी तुम्हारे घर से कुछ अजीब सी गंध आ रही है। तो दादी ने अब सोचा कि अब इसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि इनके यहाँ पर रामकिशोर लड़का खत्म हो चुका है, और उसका पूरा ढेर इनके घर में लगा है, लाश में कटी हुई लाश का ढेर। इस बार सब लोग सदमे में आ गए, आखिर इनके घर में हो क्या रहा है। एक मरा, 2 मरा, तीसरे की लाश इस कदर पड़ी हुई है। सारे लोग आते हैं, बात करते, देखते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आता। तो सबने यही प्लान किया कि इसको एक काम करो, बोरी में भरो, इसको बहा दो चल के, कि जलाने वाली कुछ बची है नहीं। थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती हैं, वहीं पर इसको बहा दो। तो वहाँ पर भरा गया, इसको बहा दिया गया। लेकिन अब मोहल्ले वालों ने कि ये तो समझ रखा था कि इनके घर में कुछ गलत चल रहा है, या तो हत्यारिन है बुढ़िया, या तो बुढ़ा। क्या बात है, क्या नहीं है, कोई है नहीं अब इनके घर में। 13वीं तक की कोई नहीं बोला, सब कुछ संपन्न हुआ सही तरीके से। अगले दिन कोई एक बूढ़ा आया इनके घर के ऊपर, खटखटाता है, तो ये बुढ़िया बाहर निकलती है, और जैसे बाहर निकलते सामने देखा कि कोई एक आदमी खड़ा है जिसने पूरा ऐसा मत्थे पर चंदन वंदन लगा रखा है, काला टीका सा है, झोली वगैरह है, कुछ ताबीज वगैरह डाले हैं, कुछ तांत्रिक से लग रहे हैं। उन्हें खटखटाया, बोले कि तुम्हारे घर में कुछ है दीदी।
ये समझ लेना कि अगर तुमको बचना है तो तुमको एक क्रिया करनी पड़ेगी, वरना तुम ये समझ लो कि तुम्हारी मौत पक्की है। और वो कौन था, क्यों आया, कहाँ से आया, ये किसी को पता नहीं। बस आया और वो चला गया। इसने ये भी नहीं बताया कि कैसे क्रिया करनी, कैसे क्या करनी है। लेकिन इस बुढ़िया को ये तो था कि मुझे बचना है। बहुत बार पता किया कि लोगों से कि यहाँ कोई बाबा आए थे टहलते टहलते, किसी ने से पूछा, किसी से पूछा तो पता ही नहीं चला। लेकिन कोई एक इंसान था जिसने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। पता चला कि वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर उनका एक मठ है, वहाँ पर वो रहते हैं और लोगों की, जो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिविटी यानी भूत प्रेत आत्माओं से भरे होते हैं, उनका वो इलाज करते हैं। तो बुढ़िया कुछ सोची नहीं, वहाँ पहुँच गई। और पहुँचते जैसे पहुँचती है, वो तांत्रिक उनको देखकर पहचान जाता है। आखिर बोला था ना कि तेरे घर में कुछ तो है, सही जगह पर आई है। तो अपनी रक्षा चाहती है तो एक काम करना, अपनी जो बेटी है उसकी बलि चढ़ा दो, और जो अपना पति उसकी भी बलि चढ़ा दो, तो तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी। बोला सही बताओ, ठीक। सारी क्रियाएं संपन्न करी जाती, कुछ क्रियाएं भी उसने करी, तांत्रिक क्रियाएं। और तांत्रिक क्रियाओं के बाद ये बुढ़िया अपने घर पर आ गई। और जैसे अपने घर पर आती है तो सबसे पहले ये उस बूढ़ा जो इंसान था, पहले उसको मारती है, ऐसे दबा के गला, अपने हाथों से अपने पति को मार रही है। जैसे मार रही होती है तब तक ये सामने से वही इनकी जो बहू है, जिसकी आत्मा सामने आती है और उसके चिल्ला के पूछती, काहे बुढ़िया, अब तेरे पति ने कुछ खोट नहीं किया है? अब तू मार रही है अपने पति को? अब तेरे पति ने कुछ खोट नहीं करा है? जब मैं तुझको बताया करती थी कि मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ ये हो रहा, तब क्या कहती थी, करमजली तेरी ही कुछ कमी है, आज किसकी कमी है? अब तू क्यों मार रही है इनको? छोड़ दे इसको। और वो छोड़ने को तैयार नहीं। वो बहुत भयावह मंजर था उस औरत के लिए, जब सामने एक आत्मा है और सामने अपना पति हो जिसको वो मार रही है। अंदर ही एक कमरे में उसकी बेटी लेटी हुई थी, जो कि ससुराल से बुलाया था, तो अंदर लेटी हुई थी। इसको धीरे 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 करके मार दिया। तब तक वो आत्मा कुछ बोली नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद जाती है, अपनी जो बेटी थी, बेटी को भी मार देती है। और सब ये मंजर हो रहा, सामने उस आत्मा भी है, सब कुछ है। और थोड़ी देर के बाद देखती है कि दोनों के दोनों जब खत्म हो जाते हैं, तब इस आत्मा का असल तांडव चालू होता है इस बुढ़िया के ऊपर। बोलती है, जब सब बर्बाद कर दिया, तू जीवित कैसे रहेगी बुढ़िया? उसके बालों को पकड़ती है, उसे हवा में उछालती है, बहुत लड़ा लड़ा कर उसको मारती है। आंखें पूरी भेद देती है। जिस बर्तन की वजह से वो लड़ाई किया करती थी, जिस रोटी की वजह से, जिस चूल्हे की वजह से अक्सर वो लड़ाई किया करती थी, वो जलती हुई वो राख उसके मुंह में डालती है, जलती हुई लकड़ियां इसके भेद देती है, बहुत गंदे तरीके से मारती है। पूरी इनके घर का मंजर ऐसा था उस दिन का कि एक लाश पड़ी है, एक लाश पड़ी है, इधर ये बुढ़िया भी खत्म करी जा रही है। और ये सारी आवाज़ें, ये चीखें इनके मोहल्ले वाले देख रहे थे। मोहल्ले वालों का कहना था कि हम लोगों ने अपनी आंखों से महसूस करा, देखा है कि जैसे किसी ने उड़ते उड़ते अंगारे इस बुढ़िया के ऊपर फेंके हो। हम लोगों ने बस देखा, बस मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता चलने लगा था कि इनके घर में कुछ तो गलत है। क्योंकि मोहल्ले में आए हुए उस तांत्रिक ने पहले ही लोगों को बता रखा था कि इस घर में कुछ गलत होने वाला है, तैयार रहना, तुम लोग कभी पास मत जाना। और ये वही वो तांत्रिक का सिर्फ सलाह थी जिससे कोई मोहल्ले वाला उनके घर में नहीं गया था, क्योंकि ऐसा मानना था कि उस समय अगर कोई बचाने भी आता ना, वो भी मारा जाता। कई बुजुर्गों का कहना था कि उनकी आंखों से उन्होंने देखा, और तब से उस घर में ताला बना है, बंद है। उनकी जो लाशें हैं उन तक को कोई निकालने की औकात नहीं हुई कि जाकर निकाल के इनका अंतिम संस्कार कर दे, कोई बचा ही नहीं था। जो बिटिया थी, बिटिया के ससुराल वाले, वो लोग भी आए, उन लोगों को भी परिवार वालों ने मना कर दिया, मोहल्ले वालों ने मना कर दिया कि अंदर मत जाना, ऐसा ऐसा मंजर है, कोई है नहीं अंदर, सब खत्म पड़े हैं। थोड़े दिनों के बाद मोहल्ले से गंध आने लगी लाशों की। वो गंध बहुत खतरनाक होती गई। कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, कई लोग कहीं चले गए, सब धीरे धीरे वापस अपने घर आए। जब वो लाश एकदम कड़क कर सूख जाती है तो कई लोगों का कहना था कि घर तो अपना छोड़ नहीं सकते, वहीं पर रहेंगे, लेकिन महसूस होते थे इनको। इन मोहल्ले वालों को ऐसा लगता था कि वो लड़की इनके पास आती है, इनसे मिलती है, आसपास कहीं दिखाई पड़ती है, कभी किसी सुनसान गली में दिखाई पड़ती है, कभी उस घर की छत पर दिखाई पड़ती है, या कभी किसी के साथ दिखाई पड़ती है, या कभी किसी से रोती हुई, भीख मांगती हुई दिखाई पड़ती है कि मेरी ज़िंदगी बचा लो, मेरी ज़िंदगी बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। कभी किसी के सामने ऐसा भीख जैसा मांगती है, कभी किसी से पूछती है कि मेरे पापा कहाँ गए, मुझे मेरे पापा के पास लेकर चलो। इस तरीके से वो आत्मा सिर्फ रोती भी लगती है और यही मोहल्ले में किसी को नुकसान नहीं करती। जब से परिवार ख़त्म हुआ है
तब से इनके मोहल्ले में शांति है, ऐसा लोगों का कहना है।